पुरानी पेंशन नई टेंशन, पुरानी पेंशन और नई टेंशन। मुद्दा पुराना है, मगर इस बार कहानी में ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्यों आया है? क्योंकि बीजेपी के घर से ही पुरानी पेंशन लागू करने के लिए आवाज सुनाई दे रही है, बीजेपी के घर से ही, और वो भी एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त के डिप्टी सीएम। वो ये मांग कर रहे हैं, दो डिप्टी सीएम इसका संकेत दे रहे हैं। तो क्या वाकई पुरानी पेंशन बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू होगी? मसला राजनीतिक है, चुनावी है और अर्थव्यवस्था से जुड़ा भी है। पूरा मामला हम आपको आगे बताएं, सबसे पहले दो बयान सुनाते हैं। दो बयान जरा ध्यान से सुनिएगा। दो डिप्टी सीएम हैं, अलग अलग राज्य के हैं। एक महाराष्ट्र से बयान आया और एक हरियाणा से बयान आया। प्लीज प्ले करिए। आम्ही याच्याबद्दल कुठेही नकारात्मक नाही। आम्ही याच्यामध्ये सगळ्यांसोबत चर्चा करून, फायनान्ससोबत चर्चा करून काय मार्ग निघेल, पण लॉंग टर्मचा मार्ग आपल्याला काढावा लागेल। शॉर्ट टर्मचा मार्ग काढून आपल्याला चालला हवा। हा लॉंग टर्मचा मार्ग जो आहे तो काढण्याकरता निश्चितपणे या संदर्भात फायनान्स विभागाशी, सगळ्या विभागाशी आपण चर्चा करणार आहोत। आणि मी हे सांगतो की हे लोक बोलतात, पण जर या ठिकाणी पेन्शन योजनेत बदल करायचा असेल, जुनी द्यायची असेल, ही धमक आमच्यामध्येच आहे। हे नाही करू करायचं असेल ते आम्हीच करू शकतो। हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दे जो ओपीएस में आ रहा था। तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और अब इस स्कीम को बदलने की जरूरत नहीं। और हम तो केंद्र को भी ये जरूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। तो दो अलग अलग राज्यों से, और वो भी बीजेपी शासित राज्यों से आवाजें आई ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। अब इस कहानी को समझिए और फिर उसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आरबीआई ने चेताया है कि पुरानी पेंशन लागू हुई तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ सकता है। पर सवाल यह भी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर अलग अलग पैमाने क्यों हैं? अलग अलग राज्यों के अलग अलग पैमाने, देश के भीतर भी, जैसे कि फौज में लागू है, मगर सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से बाहर रखा गया है। वैसे भी एक तो पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट यह साफ कर चुका है कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ को ओपीएस योजना के अंतर्गत आना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। हां, झारखंड में भी यह प्रस्तावित है। और ये सभी राज्य जो हैं, ये विपक्ष के राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, अलग अलग आंकड़े हैं, और लगभग कहा जाता है कि 3 करोड़ के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं। और हर परिवार में अगर 5 का रेशो लगा लें, ऑन एवरेज 5 आदमी, तो 15 करोड़ के आसपास यह संख्या बैठती है। और इनमें से कई मतदाता होंगे तो करीब 10 करोड़ के आसपास। इसलिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नई पेंशन योजना का खाका खींचा गया, कल्पना की गई। लेकिन जब यूपीए की सरकार आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने,
तो न्यू पेंशन स्कीम को प्रभावी रूप से लागू किया गया। यानी कि जिन कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस लागू है, जिन कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस लागू है, कभी प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने यूपीए शासनकाल में उसे लागू किया था, न्यू पेंशन स्कीम को। लेकिन आज ओपीएस की मांग कांग्रेस कर रही है। 18 साल बाद राजनीति का चक्र बदल गया। जिस न्यू पेंशन स्कीम की वकालत डॉक्टर मनमोहन सिंह करते थे, आज कांग्रेस उसकी मुखालफत कर रही है। और हां, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां विपक्ष यानी कि कांग्रेस यह दावा करती है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। पुरानी पेंशन योजना क्या है, अब वो भी समझ लीजिए। जितनी आखिरी तनख्वाह आप पा रहे थे सरकारी कर्मचारी, उनकी आधी आपकी पेंशन बन जाती है। यह बहुत बड़ा सुरक्षा कवच था। मगर नई पेंशन स्कीम में आपकी तनख्वाह से 10% योगदान केंद्र का, 14% वो कटेगा। अब ऐसे में नई पेंशन योजना लागू होने के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग लगभग जहां चुनाव हुए वहां वहां उठी और विपक्ष ने हाथों हाथ यानी कि गैर भाजपाई दल ने इससे मुद्दा बनाया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। मसला अर्थव्यवस्था का भी है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल 7,500 करोड़ केंद्र के पास है। केंद्र कहता है कि उस पैसे का तो निवेश कर दिया गया, फंड्स में उसे डाला गया है, हमारे पास अब राज्यों को देने के लिए पैसा नहीं, यानी कि फंड नहीं मिलेगा। यह इशारा वित्त मंत्री भी कर चुकी हैं। तो क्या राजस्थान से उदाहरण के तौर पर 35,000 करोड़ है और छत्तीसगढ़ का 17,000 करोड़, तो पैसा मिलेगा नहीं और बिना पैसे के पुरानी पेंशन योजना कैसे लागू हो जाएगी? हां, राजनीति का हथियार यह जरूर बन गया है। अब सवाल यह भी कि आर्थिक हालात से यह जुड़ा हुआ मसला है। राज्य कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, सिर्फ पेंशन पर खर्च कितना है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हिमाचल में 9,090 करोड़ अपना राजस्व है, उदाहरण के तौर पर हिमाचल में, और पेंशन का पुट है 7,266 करोड़, यानी करीब 80% सिर्फ पेंशन में चला जाता है हिमाचल में। लेकिन वहां भी इसे लागू किया गया। राजस्थान की बात करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 30% के करीब है। पंजाब की बात करें तो 34% और झारखंड में 31% है। छत्तीसगढ़ में कर्जा है 91,000 करोड़ तक का। यानी चुनावी वादा सबको अच्छा लगता है, वोट चाहिए, और अर्थव्यवस्था यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ संजीव निगम जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और पंजाब में सीना ठोक कर आम आदमी पार्टी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, और पंजाब में की भी गई। लेकिन पंजाब के हालात क्या इसकी इजाजत देते हैं? कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत आरबी उपाध्याय जी आपके साथ करता हूं। बीजेपी के घर से आवाज आई है साहब ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो क्या बीजेपी के घर में यह टेंशन है कि ओल्ड पेंशन स्कीम विपक्ष का सियासी हथियार, जिसका असर दिखाई दिया छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पंजाब में, रिस्क लेने का मूड नहीं है अब ओपीएस को लेकर? संकेत साफ है आरबी उपाध्याय जी? देखिए, बिल्कुल एक चीज माननी पड़ेगी चावला जी, एक व्यक्ति 20, 25, 30 साल सरकार की सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है,
उसके बाद जब रिटायर हो जाता है तो पेंशन उसका सहारा होती है। जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट का वो मकान महल, बच्चों की शादी में उसमें खर्च कर देता है। एक बार एमएलए रह गए, एक पेंशन, दोबारा एमपी हो गए, दूसरी पेंशन, तीसरी बार एमपी हो गए, 3 पेंशन। अगर पेंशन खत्म करनी है तो फिर जो राजनीतिक लोग हैं इनकी पेंशन भी खत्म होनी चाहिए। इनकी पेंशन तो खत्म नहीं होती, इनको तो बढ़ जाती है। जी, तो ये जो विडंबना है, मैं विडंबना ही कहूंगा, ये कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ऐसे में बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो लोगों की समझ में आई। अब कुछ लोगों को पुरानी पेंशन मिल भी रही है तो उनको देखता है नई पेंशन वाला तो उसे लगता है कि यार मैंने गलती कर दी है। पुरानी पेंशन होती तो हर महीने कम से कम एक गुजारे लायक कहूं मैं तो पैसा तो मिलता रहता। अब रहा आर्थिक बोझ। देखिए बहुत सारी योजनाएं, आर्थिक बोझ क्या, राजनीतिक लोगों को पेंशन मिलती है उससे नहीं बढ़ता है तो वो क्यों नहीं बंद होती, या और जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं बंद कर दें। जनता के हित में, देश के हित में, राष्ट्र हित में, बात राष्ट्र की करते हैं, सेना की करते हैं, ऐसे लोगों को तो पेंशन फौरन त्याग देनी चाहिए। और वैसे भी कोई नौकरी थोड़ा कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, जनता के सेवक हैं आप। और सेवक होने के बाद में आप मलाई की उम्मीद करते हैं। नहीं, कई राज्यों में देखिए आप, कई इलाकों में तो ग्राम प्रधान 10-10 अंगूठियां पहनते हैं, कईयों के हाथ में तो 11 अंगूठियां होती हैं, एक में ही 2 डाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम जन सेवा कर रहे हैं, पेंशन भी चाहिए। आपकी बात वैसे सही भी है। मैं इसी बात पे आ रहा था। हाँ। तो तब आर्थिक जो बोझ है वो नजर नहीं आता। ठीक, अब जो ये आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब में भी इसे लागू कर चुकी है, लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति इस बात की इजाजत नहीं देती, तो फिर मैं इसे क्या मानूं आरबी उपाध्याय जी? देखिए मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सर्टेन अमाउंट जब पेंशन पर निकल जाएगा, और इसको बंद करने का जो रीजन था वो भी यही था। सरकारी कर्मचारी जो सरकारी विभाग है उनमें भर्ती न होने के पीछे भी यही रीजन दिया जाता है कि पैसा नहीं है, नए कर्मचारी भर्ती मत करो, ये खर्चे में कटौती करो। ये सारी कटौती क्या जनता के लिए ही है? भाई राजनीतिक लोगों के लिए कटौती क्यों नहीं है? बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका हजारों करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता है, बेवकूफ दे दिया जाता है, टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली जा रही है, वो भी एक चिंता का विषय है। लेकिन पंजाब सरकार के इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या केजरीवाल ने रेवड़ी बांटी है क्या? देखिए हम बांटे हैं तो रेवड़ी और आप बांटे हैं तो वो सौगात हो जाती है, नहीं हो सकता। देखिए जनता के हित में रेवड़ी किसको बांटी? जनता को जरूरत है, जो सरकारी कर्मचारी उसको पुरानी पेंशन की जरूरत है, उसको अगर पुरानी पेंशन दे दी, उसे रेवड़ी कह लें या खैरात कह लें, जो भी आप कह सकते हैं, वो आप स्वतंत्र हैं उसका नाम रखने के लिए। लेकिन सरकार जनता के लिए होती है और जनता चुनती है, तो जनता उम्मीद भी करती है कि उसकी जो दुश्वारियां हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, सरकार उन परेशानियों को दूर करे। ठीक, संजीव निगम जी, व्यवस्था हो सकती है। आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 का सियासी हथियार बनेगा विपक्ष के लिए। आपको भी ऐसा ही लगता है? आरबी बिल्कुल, विपक्ष को सुन रहा था के लिए। संजीव निगम जी आरबी उपाध्याय जी को मैं सुन रहा था, इतने अच्छे से विस्तार पूर्वक उन्होंने समझाया है कि मुझे कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ। उन्होंने सारी बातें हर दिशा की खोल करके रख दी हैं। वाकई बिल्कुल इसमें कटु सत्य है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी कितनी बेहतर है। अब मुझे याद आ रही है कि जो व्यक्ति सर्विस कर रहा था वो अपने रिटायरमेंट के बाद उसका लाभ ले रहा था, और यदि कभी ऐसी वो दुनिया छोड़ करके चला गया तो उसकी पत्नी को भी उसकी आधी चीजें मिल रही थी। तो कितनी अच्छी और सुंदर व्यवस्था पहले की गई थी। और अब मैं देख पा रहा हूँ, जहां मैं देखता हूँ समाज में या हर जगह आसपास कहीं, तो अच्छा है, अच्छी चीज है, बेहतर है, ये होनी चाहिए। हाँ।
और जो बात अभी हमने पंजाब में सरकार आते ही वहां जो 3-3, 4, 5-5 बार, 6-6 बार विधायकों को पेंशन मिला करती थी वो हमने खत्म किया। क्या ये चीजें सरकारें पहले नहीं खत्म कर सकती थी? चाहती तो खत्म कर सकती थी ना, लेकिन सरकारें कभी उस दिशा में आपको मालूम है पंजाब का कर्जा कितना है? ठीक है, वो ठीक है, नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ना संजीव निगम जी बताइए ना कितना कर्जा। आप सर आप कहेंगे कि हमने दिल्ली का कल्याण कर दिया, ये नहीं बताया कि दिल्ली का पहले से ही कल्याण हो रखा था, और फिर आप कहेंगे कि तुलना कर लो, सेब और आम की तुलना कर लो आप कहोगे। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, पंजाब का कर्जा कितना ये तो बताइए। आदमी की जब अस्पताल में भर्ती होता है ना, तो उसका इलाज के लिए लोग मकान बेच देते, खेत बेच देते, जेवर बेच देते, कर्जे में कर्जा ले लेते कि वो व्यक्ति बनाए। मेरे कह रहे कर्जे की आप बात कर रहे हैं, अगर बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर हेल्थ के लिए लोग सांस लेंगे, लोग जीवित रहेंगे, तो आप उसके लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। उसमें क्या है, कर्जा आप सुधार लेंगे, कर्जा बराबर ले आएंगे धीरे धीरे 5 साल बाद। आप देखिए अगर जाते जाते 5 साल होंगे तो हम उसका लेवल बहुत हल्का कर लेंगे, जो आज है अपनी ईमानदारी से, मेहनत से और लगन से। लेकिन बीजेपी कहती है आप रेवड़ी बांट के वोट लेते हैं। भाई बीजेपी ठीक है, अब आज समय है बीजेपी का ही, थोड़ी आने दीजिए, आगे आने वाला समय एक बार ही थोड़े रहेगा। आपको जो है 5 उंगलियां जो है आपकी घी में और ऊपर कढ़ाई वाली बात है। आप ठीक है, बेहतर कर रहे हैं, सरकारें हैं आपकी हिंदुस्तान में है। आप देखा है अभी पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ दिल्ली में किस तरीके से इनका काम करने का तौर तरीका है। ऐसे नहीं चलेगा, इस तरीके से समय है, हम लोग भी है, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपनी पॉकेट में नहीं डाल लिया है। नहीं, बात पॉकेट में डालने की नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ पंजाब पर जो कर्जा है आप उसे नजरअंदाज कर देंगे, कहेंगे नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे हम। नहीं, तो फिर वो कैसे लागू होगी? लेकिन सवाल ये चीजें मैंने कहा ना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। नहीं, ये भी तो हुआ कि आप कर्जा लेकर घी पी रहे हैं। अरे भाई मैंने अभी आपको क्या कहा, कर्जा लेकर के लोग इलाज करवाते हैं, खेत बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, जेवर बेच देते हैं, पड़ोसी से कर्जा मांगते हैं दूसरे जगह। मेरे कह रहे अगर स्वास्थ्य लोगों का सही रहेगा, बेहतर रहेगा, तो हम उस कर्जे को बराबर ले लेंगे, कर्ज चुका देंगे धीरे धीरे। लेकिन स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा लोगों का। हाँ, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा होगा ना 24 के लिहाज से, आप मुझे यही समझा रहे हैं। अब चीजें अच्छी हैं, अब क्या बनती है उस समय तक आते आते। ठीक, ओके। संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं और पार्टी के तेज तरार प्रवक्ताओं में से भी एक। संजय जी कैसे हैं आप? संजय जी आपके चर्चा में शामिल होने से पहले मैंने आपके घर से आए 2 बयान सुनाए थे, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। पूरे देश में तो चमत्कार पर चर्चा हो रही है, मैं ओपीएस पर चर्चा कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि 24 के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुद्दा, और इसके संकेत अब आपके घर से मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा एक बार फिर से संजय जी को और देश को ये 2 बयान फिर से सुनाए। एक बयान देवेंद्र फडणवीस का और दूसरा दुष्यंत चौटाला। कुठेही नकारात्मक नाही, आम्ही याच्यामध्ये सगळ्यांसोबत चर्चा करून, फायनान्स सोबत चर्चा करून काय मार्ग निघेल, पण लॉंग टर्मचा मार्ग आपल्याला काढावा लागेल। शॉर्ट टर्मचा मार्ग काढून आपल्याला चालला हवा। हा लॉंग टर्मचा मार्ग जो आहे तो काढण्याकरता निश्चितपणे या संदर्भात फायनान्स विभागाशी, सगळ्या विभागाशी आपण चर्चा करणार आहोत। आणि मी हे सांगतो की हे लोक बोलतात, पण जर या ठिकाणी पेन्शन योजनेत बदल करायचा असेल, जुनी द्यायची असेल, ही धमक आमच्यामध्येच आहे, हे नाही करू शकत। हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दे जो ओपीएस में आ रहा था। तो मुझे लगता संजय जी, मुझे पूरी उम्मीद है आपने सुने होंगे 2 बयान। आपके घर से ही ओल्ड पेंशन स्कीम का राग सुनाई दे रहा है, क्या ये मैं सही सुन रहा हूं? देखिए, जब कोई स्कीम लाई जाती है तो हर एक के अपने अपने विविध विचार होते हैं, और हर एक कोई अपनी राजनीतिक समीक्षा के अनुसार अपने वक्तव्यों को देता है। जी, जो 2014 में नई पेंशन स्कीम आई
वो समय की एक जरूरत के हिसाब से एक स्कीम को लागू किया गया। अगर उस स्कीम को मान लीजिए आपके समर्थित दल हो या चाहे पार्टी के अंदर ही कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, ये पुरानी होनी चाहिए, तो पार्टी इस पर पुनर्विचार करेगी। लेकिन जहां तक पार्टी की अपनी एक सोच है कि पार्टी को अपने अर्थव्यवस्था के, अब आप देखिए आज के तारीख में कि रेलवे के अंदर जितना आज युवाओं को तनख्वाह नहीं मिलता है उससे ज्यादा पेंशन मिलता है वहां पे। हाँ। और हम क्या करते हैं कि इस जो ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, जो किसी का पेंशन तो 2 लाख 2.5 लाख मिल रहा और किसी के पास जो पेंशन के बीच का जो डिफरेंसेस है ना, तो सरकार ने इसको क्या क्या कहीं ना कहीं से कम करने का एक योजना बनाया और एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत जो वर्तमान अर्थव्यवस्था उस समय कह रही थी उसके अनुसार कार्य करने की सरकार ने कोशिश की, प्रयास किया। अब अगर कहीं से ओल्ड स्कीम की बात आती है तो जो घटक दल है, जो साथ के सहयोगी दल है, हाँ। अगर उनको लगता है कि इसकी आवश्यकता है और ये पुरानी पेंशन स्कीम होना चाहिए तो जो देश को मंजूर वही काम हो। लेकिन सरकार हमेशा एक नई चुनौतियों को लेती है। नहीं, संजय जी, आपने बात को घुमा दिया। तभी मैं आपको बोलता हूं बहुत काबिल प्रवक्ता, आप बात को घुमा देते हैं। मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। मैंने जो सवाल किया, क्योंकि आप ही के घर से आवाज उठी है, ये वो है चेहरे जो सरकार चला रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। अब मुझे एक छोटा सा उत्तर दीजिए आप, उदाहरण के तौर पर ओपीएस रेवड़ी है कि नहीं? एकदम रेवड़ी टाइप की है। रेवड़ी है ओपीएस? एकदम है। पक्का सर? पक्का। तो इसका मतलब आप रेवड़ी नहीं बांटेंगे, ओपीएस लागू नहीं करेंगे? देखिए, रेवड़ी बांटेंगे या नहीं बांटेंगे एक बात तो तय मान लीजिए। नहीं, आपके अकॉर्डिंग रेवड़ी है, तभी मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, कोई भी ऐसा चीज जो अतिरिक्त लाभ देता है, चाहे वो जिस भी सरकार के माध्यम से आया हुआ हो, हम उसको रेवड़ी कहते हैं। जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके दी जाती है उसको हम रेवड़ी मानते हैं। जो आप बांटते हैं वो रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आता, ओपीएस रेवड़ी की श्रेणी में आता है। आम आदमी पार्टी के, एक बार मैं बता रहा हूं सर, सुन लीजिए। नहीं, जो आप कर्जे उद्योगपतियों के माफ करते हैं वो रेवड़ी में नहीं आता, लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर अपनी पुरानी पेंशन मांगे तो वो रेवड़ी में आता है। आपको एक बात आप देखिए, उद्योगपति और कर्मचारी को बार बार आप तुलना करते हैं। उद्योगपति के साथ एक मिनट सर, क्यों सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं करते क्या? एक मिनट सुनिए, सेवा नहीं है, नौकरी की बात कीजिए आप। जो नौकरी करता है वो सिर्फ नौकरी कर रहा है। अच्छा, उसका सेवा मतलब होता है कि वहां पर कोई अर्थ लाभ ना हो रहा हो। जो नौकरी कर रहा है वो काम के बदले पैसा ले रहा है। राजनेता भी तो सेवा करते हैं ना, तो फिर उनको पेंशन क्यों मिलती है? राजनेता आप क्यों लेते हैं फिर पेंशन? आपको एक राजनेता, सुनिए, एक राजनेता के करीब जाइएगा। हाँ। तो जब उसके घर पर हजारों लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बावजूद, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुनिए, आप जो राजनेता रहेगा ना उसके दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। मैंने तो जनता हर कोई संजय सिंह नहीं होता। सुनिए मेरी बात, हर कोई संजय सिंह नहीं होता। देखो, राजनेता से घृणा की दृष्टि से क्यों देखना? मैं घृणा की आप देखिए, हजार के हजार जनता डेली पहुंचती है। आप सेवा कर रहे हैं, जनसेवा, तो उसे जनसेवा कहेंगे। देखिए, नहीं, और जो अग्निवीर है, आप, वो जनसेवा नहीं है? वो तो बॉर्डर पर जाकर लड़ेगा, उसकी पेंशन का फिर क्या? अग्निवीर वो भत्ता है, आप समझिए, अग्निवीर वो भत्ता है जो अनुभव भी देती है, जो राष्ट्रवाद भी देती है। तो सर, युवाओं को एक जो भत्ता ग्राम प्रधान 10-10 हाथ में अंगूठिया पहनते हैं, फिर वो भी तो जनसेवा ही है। अग्निवीर से बढ़िया तो कोई योजना हो ही नहीं सकता। तो सर, योजना में वही तो पूछ रहा हूं, आपको अपनी पेंशन चाहिए, लेकिन अग्निवीरों की पेंशन का क्या है कि वो अग्निवीर में बहाल हो जाए, वो बॉर्डर पर देश की सेवा भी करे, संजय वो डिसिप्लिन भी सीखे और पैसे भी कमाए। संजय जी, जो नेताओं को पेंशन मिले वो रेवड़ी नहीं है। चावला साहब, आप एक नेता के घर पे जाके देखिए, वहां जनता का एक विश्वास है और जनता उनके घर पर, चाहे नेता जब तक मर नहीं जाता है, जनता उनके घर को घेर के रखता है, उसके पास जाती है, उससे सेवा लेती है, उसके पास कार्य कराती है। क्या एक नेता, अगर उसको मान लीजिए नेता उसके ऊपर कुछ वो कहां से लाएगा, वो क्या करेगा? आप इस बात को समझिए। जिसने एक बार नेता का सिंपल लगा लिया ना, उसके पीछे जनता का भीड़ देखिए, उसके घर पर एक
आने जाने का एक विश्वास देखिए, उसके अपने टेलीफोन है, उसके अपने आने जाने खर्चा। ये हमारे प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, प्रजातंत्र के अंदर अच्छा, एक तो मतलब डेमोक्रेसी है। आपकी पेंशन आपका अधिकार है, ये कंपनी अधिकार नहीं है, हाँ, जरूरत संजय जी है। बिल्कुल अधिकार है वो आपका, जरूरत है और जरूरत के अच्छा हिसाब ठीक से है, आप कह रहे हैं नेताओं के पीछे लोगों की भीड़ देखिए, लोगों का हुजूम देखिए। कभी जब 1000 कप चाय जब पिलाने पड़ते हैं ना चावला साहब, संजय जी, जो लोग जाते हैं, आप संजय उनको जी, 1 कप चाय तो पिलाओगे। संजय जी, प्रजातंत्र के अपने शिष्टाचार भी होते हैं। संजय जी मैं आपकी बात नेताओं समझ को रहा हूं, ईर्ष्या के रूप में नहीं मैं देखना समझ रहा हूं चाहिए। आपके दर्द, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं, ये हम लोग बहुत छोटे लेवल के हैं, जो लेकिन बड़े लेवल का है, जब देश उसके का दर्द को जवान समझिए। सरहद पर जाकर शहीद होता है और जब उसकी अंतिम यात्रा होती है, वो तो अमर है, अमर हो गया, तब इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती होगी आपकी रैली में जितनी उसकी अंतिम यात्रा में होती है हमारे देश के जवान की। तो सर, इसलिए देश के लिए इसलिए ये शहादत बात मत देने बोलिए कि वालों हम लोगों के सुनिए। पास भीड़ है ना। नहीं सर सुनिए, देश के लिए शहादत देने वाला ना कोई नेता और लीडर से कम नहीं है। और जो भीड़ होती है ना, वो जेन्युइन भीड़ होती है, वो भीड़ एक भावनात्मक भीड़ होती है। और जो नेताओं के यहाँ भीड़ होती है, 500 रुपए जो में नेताओं के राजनीतिक यहाँ दलों की होती है, बुलाई में भीड़ रोजाना का हिस्सा जरूरत मत की भीड़ समझिए। होती है, एक रोजाना मिनट, जरूरत की भीड़ संजीव होती निगम जी है। रिएक्ट करना चाह रहे हैं, आप फिर भीड़ों आरबी में उपाध्याय जी के difference पास नहीं आ रहा कर हूं। सकते। संजीव निगम जी पहले रिएक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आरबी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव निगम जी क्या दिक्कत हुई? संजय जी सही तो कह रहे हैं, हम लोगों की क्या गलती है इसमें? आप लोग रेवड़ी बांट रहे हैं ओपीएस के नाम पर। संजीव निगम जी देखिए मतलब ये चाय पानी की बात कर रहे हैं, अपने अपने स्तर का जो कर्मचारी है ना, आप अगर 1000 कप चाय कोई पिलाता होगा, 100 कप चाय पिलाता होगा, तो जो आप कर्मचारी हैं जिनको आप कह रहे हैं नौकरी कर रहे हैं सारा जीवन, वो भी अपने यहाँ 10-20 कप चाय पिलाते होंगे। तो आप तुलना मत करें, ये बहुत गलत बात है जो आप तुलना कर रहे हैं। अगर सेवा कर रहा है राजनेता तो उसको 1 रुपए का लेने का हक नहीं है पेंशन। हेलो जी, संजीव जी रखिए अपनी बात रखिए। मैंने कहा कि आपको 1 रुपए का लेने का हक नहीं है, किसी भी राजनेता को 1 रुपए का भी लेने का हक नहीं पेंशन के नाम पर। आप इसको बंद कराइए, सेवा की अगर आप बात कर रहे हैं। संजय जी गौरी, किसी से हेलीकॉप्टर ले ले, कहीं से घोटाला से पैसा जुटा ले, बहुत ईमानदार लोग हैं। दारू वाले से पैसा लेके पंजाब का चुनाव लड़ ले। हर पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं है, कुछ पार्टी राष्ट्रवादी भी है। कोई देश को बेचकर आतंकवाद से समझौता करके चलाने वाली आम आदमी पार्टी नहीं है। दिल्ली के जल निगम को कंगाल बना दिया, दिल्ली के जल निगम को कंगाल बना दिया आपकी आम आदमी पार्टी ने। नगर निगम को पैसा नहीं दिया आपकी आम आदमी पार्टी ने। पूरे दिल्ली को शराब खाना में तब्दील कर दिया आपकी आम आदमी पार्टी ने। क्या बात करते हो आप? टेनी सब आपकी पार्टी के लोग हैं ना ये? अजय टेनी कहाँ के हैं? आपकी पार्टी अरे पूरे दिल्ली को शराब खाना बना दिया। स्वामी मोहल्ला अब शराब खाना चलेगा। ये आपकी पार्टी ने बनाया। वैसे लेकर आयकर विभाग का छापा चल रहा है, वैसे लेकर चुनाव लड़ते हो आप अपना खर्चा निकालते हो और आज ईमानदारी की बात करते हो। कर दिया आप सकारात्मक। अरे पंजाब में आतंकवाद से समझौता करने को आपका आम आदमी पार्टी पंजाब चला रहा है। कहाँ हो आप? कहाँ हो? राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन चुकी है और राष्ट्र की ओर जो है बढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को शराब पिलाओ, हर मोहल्ला हर गली में शराब बेचो। अभी देश के रक्षक है, हर मोहल्ला हर गली में शराब बेचो। शराबी बना बना कर आप वोट लो। एक भारतीय जो है यहाँ पर मौजूद है। देश की बिजली बर्बाद हो जाए, जल व्यवस्था बर्बाद हो जाए, अपनी राजनीति चलाते रहो। ये है आपकी राजनीति का। और वादे करने के बाद वादा खिलाफी करते हो। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा था किसानों को बिजली मुफ्त में कहाँ योगी से तुलना करोगे आप? कहाँ योगी से तुलना करोगे आप? और बाद में वादा खिलाफी करते हो, पैसे बढ़ाते हो बिजली के। निगम जी एक मिनट विषय जो है ओपीएस है, कहाँ बिजली में चले गए आप? नहीं, इन्होंने जो बात कही संजय सिंह जी ने, वादा क्या हम जो कहते हैं आज ताजी खबर बता रहा हूँ। जल्दी से 10 सेकेंड आदमी उपाध्याय, फिर मुझे ब्रेक लेना है।
आरबी उपाध्याय जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ओके 10 सेकंड ओके हो गया ना, हो गया। आज ही पंजाब में सर आप नहीं खुले हैं। सर आप बिजली की बात करेंगे, वो शराब की बात करेंगे, फिर एक के साथ एक फ्री वाली बात आ जाएगी। रुक जाइए ना 1 मिनट। हम जो वादे करते हैं वो निभाते हैं। सर वादा एक के साथ एक फ्री देने का नहीं था आपका। 1 मिनट रुक जाइए ना। आरबी उपाध्याय जी अपनी बात रख रहे हैं, सुन लीजिए। उपाध्याय जी, संजय सिंह जी कह रहे थे कि 1000 चाय पिलाते हैं तो भाई चाय के पैसे चाहिए। अरे जब चाय के पैसे चाहिए, चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए। नेतागिरी करने की क्या जरूरत है? वहां तो 2000 कब बिकेगी? ज्यादा पैसा मिलेगा, चाय ही बेचनी है। भाई चाय पिला के पैसे लेने हैं तो फिर तो चाय की दुकान या स्टॉल खोलना ज्यादा अच्छा है। संजय जी का ऑडियो। तुलना देखिए, जो आदमी इतने साल सेवा कर रहा है, उसके बातें हम कर रहे थे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति एक नेता की हो आर्थिक रूप से, लेकिन जनता को अगर एक बार विश्वास जम गया तो वो नेता के घर पर रहेगा ही, जाएगा ही, आएगा ही। वो उसकी जरूरत को पूर्ति करने की आवश्यकता है। देखिए, और यही प्रजातंत्र का संबंध है। इसमें चाय की दुकान खोलने और बाजार खोलने की बात नहीं है उपाध्याय जी। पानी पिलाओ, एक बार आप विधायक बन के तो देखिए। अरे तो पानी 1 महीने में 20 बार हम ही आपके घर जाएंगे। ये जनता सेवा क्यों करते हैं? नाम है जनता सेवा अपना वक्त दे रही है, कम बड़ी बात है। आदमी का या तो देखिए, ईमानदार व्यवस्था को बनाए रखना पड़ेगा, व्यवस्था ईमानदार रहे। एक मिनट एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। आरबी उपाध्याय जी समझिए, संजय सिंह जी दरअसल जो है वो अपनी पीड़ा बता रहे थे। ये वो 3-13 वालों में से नहीं है। दिक्कत ये है कि संजय सिंह जी जो है ना संजय सिंह जी मैं बोल देता हूं संजय जी मैं बोल देता हूं। आरबी उपाध्याय जी बहुत वरिष्ठ है। संजय जी ईमानदार पार्षदों में से गिने जाते हैं, जो अपनी जेब से पैसा लगा के विकास करते हैं। समझ रहे मेरी बात? वो इसलिए अपनी पीड़ा बता रहे थे कि हम जैसे कहां जाएं, जो ये तो करते नहीं 3-13, इसलिए कह रहे थे कि हमें अपनी जेब से चाय पिलानी पड़ती है। बहुत कम ऐसे होते हैं संजय सिंह जी जैसे। वो अपनी पीड़ा बता रहे थे, इसलिए तमाम नेता बिरादरी में मत जाइए। आरबी उपाध्याय जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे। और सवाल यही कि ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम, इसका जो वित्तीय खेल है, जो आर्थिक गड़बड़ी का जो मामला उठा रहा है, बीजेपी ने उठाया है, वो कितना सही और कितना गलत। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम नई पेंशन स्कीम, ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब इसी मुद्दे पर हम ले रहे थे। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस की तरफ से रत्नाकर जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं। रत्नाकर जी कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले महत्वपूर्ण बात संजय जी ने कही कि ओपीएस रेवड़ी है। तो संजय जी प्लीज जल्दी से, फिर रत्नाकर जी का फ्रेम भी आ जाएगा। ओपीएस अगर रेवड़ी है, आप लोग इसे रेवड़ी मानते हैं, क्योंकि अटल की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इसकी कल्पना की गई और मनमोहन सरकार में इसे अमल में लाया गया। अब आप कह रहे हैं कि ओपीएस रेवड़ी है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस और दुष्यंत चौटाला रेवड़ी क्यों बांटना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बोला, मैं आज आपके साथ टीवी पर बैठा हुआ हूं। देवेंद्र फडणवीस या दुष्यंत चौटाला जी की अपनी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। अच्छा। और देखिए, स्पष्ट बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो। हम इस बात के सख्त खिलाफी हैं, विरोध करते हैं ओपीएस का, कि हम किसी भी चीज को एक रेवड़ी के तरह दें, तो इसको हम एकदम नाजायज मानते हैं। भले हमारे उनका एक देवेंद्र फडणवीस जी का पर्सनल विचार हो सकता है, और हो सकता है कि राजनीतिक मजबूरी में या 2024 के मजबूरी को समझते हुए हम भी इस चीज को अडॉप्ट करें, क्योंकि जनता जो चाहती है, जिसको चाहती है सरकार, उसी हिसाब से चलता है। लेकिन फिर आर्थिक बोझ की चिंता नहीं करेंगे आप। एक प्रवक्ता के तौर पर हम इस चीज के सख्त खिलाफत हैं कि अगर देश के इकोनॉमी को बचाना है, देश को एक ठीक, रत्नाकर जी को लाइए, चलाना है, तो कठोर फैसले आपको लेने होंगे। और इस तरह की रेवड़ियां, इस तरह का ओके। संजीव निगम जी क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद रत्नाकर जी स्क्रीन पर होंगे, जल्दी से। दुष्यंत चौटाला जी और देवेंद्र फडणवीस जी दोनों डिप्टी सीएम है अपने अपने राज्य में। दुष्यंत चौटाला की तो मजबूरी समझ में आ सकती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की क्या मजबूरी है भाई? वो तो आप ही की पार्टी के हैं,
आप इसके मतलब जो है इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद आप फैसले ले नहीं पाते ठीक से। आपको किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा। किसान के लिए जो कानून बनाए थे 3 कानून, जब किसानों ने आंदोलन किया 750 किसानों का शहीद होने के बाद वापस लेना पड़ा। आप इतने मजबूत होने के बाद भी सही नहीं बना पाते, क्या निर्णय नहीं ले पाते, और आप कह रहे हैं साहब निर्णय लेने वाली सरकार है। मैं तो बड़ा मतलब कंफ्यूज हूं कि क्या आप कर रहे हैं। अरे ठोस निर्णय लीजिए, बनाइए तो बनाइए, आप करिए, आपकी सरकार चली जाए तो चली जाए। आप कह रहे हैं कि साहब जरूरी होगा तो लेना पड़ेगा। वाह 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 वाह, मतलब नहीं संजीव निगम जी, आप जैसे आतंकवाद चली जाए तो जाने की राजनीति से दूर रखने के लिए देश के जनता के बीच कठोर से कठोर निर्णय लेना पड़े या झुकना पड़े तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें झुकने से, अगर हमारे पलटने से आप जैसे आतंकवादी इस देश से बच जाते हैं, इस देश को शासन में आने से रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो लोग हैं जो देश का बंटवारा करके भी सत्ता को चाहते हैं, सत्ता में बैठे। एक मिनट, आप आतंकवाद मोहब्बत लोग हैं और आपको रोकने के लिए अगर हमें सही कर दिया और करना भी पड़ता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं करता आपको। संजय जी एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, अगर मुकरना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रत्नाकर जी जुड़ गए। अगर वो उम्मीद रख रहे हैं तो दिक्कत क्या है? संजीव जी आपसे उम्मीद रख रहे हैं। संजय जी समझिए, सत्ता को दांव पे तो 370 में भी लगा दिया बीजेपी ने, लगाया कि नहीं लगाया संजीव जी? 3 तलाक पर भी लगा दिया, सीएए पर भी लगा दिया, लगाया ना? हाँ तो हाँ ठीक है, करने दीजिए। नहीं ठीक नहीं है, मतलब जो आप मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू जो चीज है उस पर भी बोलिए ना, आपको फिर बुरा लगता है। देश को नंबर 1 बनाने की दिशा में ही काम हो रहा है, विकसित देश बनाने की दिशा में काम हो रहा है, हम कोई अलग नहीं जा रहे। आप सुन लीजिए ना रत्नाकर जी को, आपने बहुत फायदा उठाया, कांग्रेस नहीं थी। 1 मिनट रुक जाइए, मैं समझ रहा हूँ। रत्नाकर जी आ गए अब मैदान में। रत्नाकर जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया लगी। रत्नाकर जी ब्रेक से पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि हम लोग तो वो वाले हैं नहीं कि भाई हैं बहस करने वाले नहीं है, चर्चा करने वाले। हाँ चर्चा करने वाले, बहस करने वाले नहीं। मैं एक बात समझ रहा था रत्नाकर जी, 2 महत्वपूर्ण बयान सुनाए, बीजेपी के घर से ही आए। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब का, जो ओपीएस लागू करने की बात कह रहे थे, और दूसरा बयान आया दुष्यंत चौटाला का, वो भी कुछ मिलते जुलते सुर हैं। और ब्रेक से पहले एक बड़ा बयान संजय सिंह ने दिया और कहा कि ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो रेवड़ी है, और आप रेवड़ियां बांट रहे हैं चुनावी फायदे के लिए। आपका रिएक्शन रत्नाकर जी? तिलक जी देखिए, जो ये कह रहे हैं कि हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, आज परिस्थिति ऐसी है कि हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं, हम उन कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का काम कर रहे हैं जो रिटायरमेंट के पास, जिनके पास कोई उस तरह की सुविधा या जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं होता है। अगर सरकार उनके भविष्य के बारे में, उनके जब वो रिटायर हो जाएंगे, उनका जो जीवन काल बचा रहेगा उसके बारे में सोच रही है और कुछ काम कर रही है, तो उनकी मंशा पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, रेवड़िया नहीं बांटना चाहिए। रेवड़िया कौन बांट रहा है ये देख रहे हैं कि कभी झोले पे पीएम का फोटो आता है तो कभी अन्य प्रकार से ये रेवड़िया बांटने का काम करते हैं, वो सब पूरी जनता देखती है। मेरा ये कहना है, ये हमेशा प्रश्न उठाते रहते हैं कि आपने ओपीएस का पैसा कहां से लाएंगे, आप कैसे करेंगे? हाँ, मेरा अगला सवाल यही था। यही होता है, काबिल प्रवक्ताओं के साथ बैठो, सवाल से पहले ही जवाब देते थे। जी देखिए, हाँ, तो मुझे बता तो दो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक जोड़ लीजिए ना, आप कहां से लाएंगे? आप मतलब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? आप बहाल तो कर देंगे, क्या हमने बहाल कर दी, मिलेगी? कहां से लाओगे पैसा आप? देखिए, अगर हम नहीं कर पाएंगे हाँ। तो ये चुनाव जब 2024 का होने वाला है, हमने हिमाचल में उसको लागू किया, हमने राजस्थान में उसको लागू किया, हमने छत्तीसगढ़ में उसको लागू किया, तो 2024 में जनता हमको माफ। मैं आंकड़े दे चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं दोहराऊंगा। राजस्थान में क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा ना, वित्त मंत्री ने क्या कहा? देखिए, आप समझिए तिलक जी समझिए, कोई भी पत्र है या व्यवहार है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगना है, फंड मांगना है, जीएसटी का पैसा लेना है, या हमको कहीं से कुछ सोर्स लेकर के उन जनता की उन जरूरतों को पूरा करना है। सर आप देखिए, फिर आप एक बात बताइए, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। नहीं रत्नाकर जी, मैं आप ही के सामने, अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम इतनी अच्छी थी तो फिर मनमोहन जी ये क्यों कहते थे कि भैया जो है
ये भट्टा बिठा देगी अर्थव्यवस्था का, तो मनमोहन सिंह की सरकार में इसे क्यों प्रभावी रूप से लागू किया गया? अर्थव्यवस्था का भट्टा कहाँ बैठ रहा है आप देख लीजिए। 2,30,000 करोड़ का अडानी जी के ऊपर कर्ज है। सर आप हर बात पे वहीं घूम जाते हैं। मैंने बात मनमोहन सिंह जी की आप जवाब दे रहे हैं वहां पर। भारत सरकार ने दिया है 20,000। आप सही हैं रत्नाकर जी या मनमोहन सिंह जी सही थे? मुझे एक बात बताओ। देखिए तब की परिस्थितियां के बारे में मनमोहन सिंह ने जो फैसला लिया वो उस समय परिस्थितियों के हिसाब से लिया। आज की परिस्थितियां ऐसी है अब एक मिनट तब मनमोहन जी कहते थे ना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, देखिए है ना? तो वही तो बात मैं कह रहा हूं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अरे तभी हम लोगों ने जब मनरेगा लागू करने के लिए लाया था, तभी ये सुषमा स्वराज तो कूद कूद कर संसद में कह रही थी कि भाई बजटरी प्रोविजन किधर है, पैसा कहां से लाएंगे? हमने दिया ना रोजगार लोगों को। अच्छा। हमने किसानों को 4-4 गुना मुआवजा अच्छा, दिया। तो मुझे एक बात बताइए रत्नाकर जी, बताइए ना फिर बताइए ना, फिर जरा जनता को बताइए कि हिमाचल में 100 रुपए में से 24 रुपए तनख्वाह में बढ़ जाते हैं, 14 रुपए पेंशन देने में और ब्याज देने में 10 रुपए, और विकास कार्यों के लिए सिर्फ बचते हैं तो 45 रुपए। 100 रुपए में से गलत तो नहीं दे रहा आंकड़ा? 75,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर कर्ज भी दिया है, ये भी जरा उल्लेख करिए उसका भी। अच्छा। लेकिन इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोग राजस्व को बढ़ाएंगे। हम लोग जरूर से जो पुरानी पेंशन योजना को लाभार्थियों को जरूर हम ओके संजय जी, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद आरबी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए। देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह हमारे बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, और आज कह रहे हैं कि जरे वो तो बेवकूफ था, कुछ निर्णय ले लिया परिस्थिति के हिसाब से, जैसा अच्छा लगा वैसा ले लिया। अरे भाई साहब क्या बात करते हो आप? स्कूल से पढ़ के आए? मनमोहन सिंह अगर बेस्ट थे तो उन्होंने बेस्ट ही निर्णय लिया होगा, उन्होंने बेस्ट ही निर्णय लिया होगा। और आज आप उस निर्णय को, आज आप उस निर्णय के साथ खेल रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खेल रहे हो। और क्या खेल रहे हो? अपने नेता के लिए भी निर्णय पर, आपको अपने नेता के लिए भी निर्णय पर आज आपको सोचना पड़ रहा है। 18% शेयर गिर चुका है, 85% शेयर गिरेगा। अरे कहाँ शेयर में आप जा रहे हो? बता दे रही इकोनॉमी की ओर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका चल रहा है। आप कहाँ हो? पूरे स्थितियों में हिंदुस्तान आगे बढ़ने की ताकत रख रहा है। ये है मोदी सरकार, आज ये है मोदी सरकार हो गया, 3 गुना हो गया। कौन देश को बर्बाद कर रहा है? बता दीजिए, आप वापस ले रहे हो। बर्बाद कौन कर रहा है? देश बर्बाद हो रहा है। अरे क्या जानते हो आप, क्या कह रहे हो? अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। 23 करोड़ पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। ये बात नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए। सारी 80% जनता कोविड में, 80% जनता भारत देश में सिर्फ गरीब हुई है। पूरे 80% जनता कोविशील्ड लगा रही है। पता नहीं कौन सा ये प्रधानमंत्री का गुणगान गाते रहते हैं आप चाइना से पानी ले रहे होते, यहाँ चाइना से ढेर लगी होती, ये ऊपर वालों का धुआं था जो मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, और लोगों को दिखाते जाइए कि ये ऊपर वालों का धुआं था और 45% आपने बिजनेस बढ़ा दिया है, और उन्हीं पैसों का कांग्रेस चाइना से पानी लेके डाल रही होती, क्या करिए? वो भी 1000 रुपए इंजेक्शन कर रही है चाइना के बाद, वो भी 1000 रुपए। कौन सी कूटनीति? एक मिनट संजय जी, रत्नाकर जी, एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट। यही सबसे बड़ी समस्या है, मैं हर बार बोलता हूं, अपने सहयोगियों को समझाता हूं कि सारे काबिल प्रवक्ताओं को एक साथ मत जोड़ा करो, हमें बोलने का फिर मौका ही नहीं मिलता। आरबी उपाध्याय जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे। एक सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा कवच मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। 85% वो है, एक रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं, जो नौकरी कर रहे हैं मौजूदा वक्त में, उनके पास किसी भी तरह की पेंशन योजना उनके पास नहीं है। तो ये गजब की एक स्थिति है। क्या वाकई एक नजरिए से अगर हम देख ले, जैसे कि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि नहीं उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की कुछ और है, मैं या तो मनमोहन सिंह जी को सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मान लूं या फिर रत्नाकर जी को मान लूं, किसको मानूं फिर? आरबी उपाध्याय जी। देखिए, सरकारी कर्मचारी की चिंता है कि उसे पेंशन पूरी मिलनी चाहिए रत्नाकर जी को, लेकिन जो एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, वो तो पूरी जिंदगी ना तो उसे पूरी तनख्वाह मिल पाती है, ठेके पे काम करता है, रेहड़ी वाला है, उसे किस तरह जीवन यापन करता है,
उसकी भी चिंता होनी चाहिए। जनता की अगर चिंता है तो जनता में वो गरीब, वो मजदूर, वो किसान, फिर तो पेंशन सबको मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी कोई क्यों मिले? सरकारी कर्मचारी कोई ऊपर से थोड़ा आए हैं, वो भी देश की जो जनता है उसी का हिस्सा है। लेकिन एक तरफ एक आदमी एक एक पैसे को परेशान है। लेकिन उपाध्याय जी, ये एनपीएस वाला पैसा तो वित्त मंत्री मना कर चुकी है देने के लिए राज्यों को, तो फिर ये पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कैसे दे पाएंगे? ये पुरानी पेंशन कैसे लागू कर पाएंगे? झारखंड भी बोल रहा है अब तो। देखिए, अगर सरकार ये फैसला ले ले कि हमें करना है तो सरकार चुनी किस लिए जाती है? सरकार मैनेज करेगी, फंड्स इकट्ठा करेगी। कहां से फंड्स मैनेज करने हैं पुरानी पेंशन स्कीम के लिए, ये सरकार का दायित्व है। ये बात नहीं, केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है। किसका? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का दायित्व, जो पैसा उनके पास है उन्हें देना चाहिए। तो राज्य सरकार ने बिना आकलन किए हुए, जैसे कि पंजाब ने लागू कर दिया बिना आकलन किए, उसको तो मालूम होगा ना कितना कर्ज है। देखिए, पता सबको होता है, ये नहीं कि नहीं पता होता है, लेकिन अगर उन्होंने पेंशन दी है तो आगे अपने आय के स्रोत भी वो बढ़ाएंगे। कहां से लाएंगे ये पहले कैलकुलेट करता है। मुझे किसी का कर्ज देना हो या किसी की पेमेंट देनी हो तो मैं ये बंदोबस्त करता हूं कि भाई यहाँ से पैसा आएगा और यहाँ से पैसा आने के बाद संजय सिंह जी की पेमेंट देनी है, संजय सिंह जी को पेमेंट दूंगा। तो वही राज्य का काम है। ये बात अलग है कि संजीव निगम जी जो जनता की चुनी हुई सरकार है उसको चोर बताने लगे या उसको कहने लगे कि भाई ये लोग तो भ्रष्ट हैं, ये तो लोग करप्ट हैं। अरे जनता क्या बेवकूफ है जो संजय सिंह जी को चुना है? अरे जनता का ये तो अपमान है। जनता चुनती है, कोई भी स्वयं सरकार नहीं बना लेता है। संजय सिंह जी को जनता ने चुना है। संजीव निगम जी, आपको समझना चाहिए, अगर आप उनका अपमान कर रहे हैं इसका मतलब उस जनता का भी अपमान कर रहे हैं जिस जनता ने संजय सिंह जी को चुना है। और बात बड़ी कही आपने। मैं एक बात संजय जी, ये बात, क्योंकि फिर संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और देश भी समझे। जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ है हर महीने, और उनमें से 64% योगदान जो गरीब हैं, 64% जो गरीब है। जीएसटी कलेक्शन जिस पर आप इतराते हैं सब लोग, 64% गरीब योगदान कर रहा है उसमें। जो साधन संपन्न है वो सिर्फ 3 से 4% जीएसटी देता है। 1% लोगों के पास देश की कुल धन संपत्ति 40% है। 10% लोगों के पास कुल कमाई का 57% है। महज 13% 50% लोगों के पास है। यह मेरा आंकड़ा भी नहीं है, गायत्री घोष बोलेगा, आप काट भी नहीं पाएंगे, है ना? तो ये एक समानता की बात नहीं आ रही ना फिर संजय जी। जो अमीर है फिर वो तो अमीर होता जा रहा है और फिर कह रहे कि आपकी पुरानी पेंशन योजना जो है वो रेबड़ी है। चावला साहब, एक छोटे से तरीके से समझिएगा जी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक इंडस्ट्री लगाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पुराना जीवन बीता है वो वामपंथ परिवार में बीता है। मेरे पिताजी वामपंथी थे और मैंने देखा है, इंडस्ट्री लगती थी, मजदूर जाते थे, इंडस्ट्री में काम होता था, आंदोलन होता था, लाल झंडे लगते थे और रह के सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। मैं बिहार के बरौनी क्षेत्र से हूँ जहां लगातार 40 साल तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विधायक रहे, सांसद है ना। और एक इंडस्ट्री लगाता बिजनेसमैन, तो स्वाभाविक है कि वहां पर 3000 प्रत्यक्ष रूप से, 10,000 अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। कुछ व्यापार करता है, कुछ देता है, लेता है। तो ये मान के चलिए कि ये जब इंडस्ट्री लगती है, जब रोजगार हटता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और विकास के कई हिस्से उससे जुड़े होते हैं, तो मेरा मानना है स्पष्ट रूप से इन्वेस्टर इस लेवल का कम ही होगा। और जो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़े हुए, जो छोटा छोटा माल सप्लाई दे रहे हैं, जो उसके सामान का ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो डीलरशिप कर रहे हैं, उनकी आबादी आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर हम यही चाहते हैं और हमारा देश क्या हर व्यक्ति यही चाहता है कि देश में हर काम हो। मैं पेंशन योजना के खिलाफ नहीं हूं और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई गलत चीज है।
पेंशन आदमी को बुजुर्गियत में एक सुरक्षा कवच होनी चाहिए आर्थिक रूप से। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि बेरोजगारों के हाथ में रोजगार नहीं है, और अगर रोजगार है, मैंने मजदूर को देखा है एक रोटी में 5 आदमी को बांट के खाते हुए मैंने देखा है, और वो घर का निर्माण कर रहा होता है, सारा पैसा एक ठेकेदार लेके जाता है। मेरी बात समझिएगा। तो एक तरफ तो पैसे मिल नहीं रहे हैं, और एक तरफ जो जिंदगी भर काम किया है उसको हम 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख हम पेंशन के रूप में दे रहे हैं। जो पैसा एक बुजुर्ग को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता, संजीव निगम जी, संजय आप ओके, फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे। संजीव निगम जी, समझे आप, पंजाब पर 3,85,000 करोड़ का कर्जा है ना? देखिए, उसमें उसको रिव्यू करने का तो ठीक है, जैसे ये बात कही गई कि भाई साहब रैंक वाइज किसी की पेंशन लाखों रुपए में है और किसी की जो मामूली जो है का 10,000 नहीं होगी, तो उसको आप रिव्यू कर लीजिए। वो एक तरीका हो सकता है कि भाई लाख रुपए वाले को जो है आप उसको कुछ और रिव्यू करके कुछ थोड़ा सा हल्का करके, तो दूसरा है तो समाज में जो है जो रिटायरमेंट के बाद जो है जो जीवन है उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं हो कि ये ना हो। नहीं, आप मेरी बात घुमा गए। कर्जा है ना, आप लोग ये दरअसल जो बात आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं, आप लोग कर्जा बाद में देखते हैं, पहले योजना ऐलान करते हैं। नहीं, कर्जा अपनी जगह है, कर्जा अपनी जगह है। ठीक, दिल्ली में बताइए कहाँ कर्जा है? दिल्ली में तो नहीं है ना। सर फिर आप मुझसे कहते हैं कि सेब और आम की तुलना करो। नहीं, हम उसको भी सही कर लेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप आए तो तभी दिल्ली में विकास हुआ। अरे भाई, दिल्ली में आप आए तो तभी दिल्ली बना, ऐसा नहीं है ना? भी हुआ होगा, दिल्ली हमेशा से होता रहा है। हाँ, थोड़ी होता रहा है। हाँ, से जब से आजाद हुआ, हाँ, तो शीला दीक्षित के योगदान को कम मत ताकिए आप। रुक जाइए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, एक मिनट, हाँ, हर बात पे क्रेडिट आपको चाहिए। हम सांस भी लेते हैं तो फिर केजरीवाल जी की वजह से, ऐसा भी मत बोलिए। एक मिनट, मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं, रत्नाकर जी के पास जाऊं, एक मिनट। संजय जी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ओपीएस बीजेपी लागू नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एकदम नहीं। शब्दों से खेल जाते हैं आप। हाँ, अच्छा रत्नाकर जी, अभी लड़िए मत आप। एक मिनट, संजय जी ने मुझे लीड दे दी, अभी देता हूं, एक मिनट। ये आप इतने दरिया दिली हैं, आप कह रहे कि ओपीएस लागू करो, बिहार में भी लागू करवा दो। हाँ, मैं बात कर रख लेता हूँ पूरा। हाँ, जल्दी से प्लीज। देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अनाउंसमेंट किया है कि जहां जहां पे राज्य में उनकी सरकार आएगी वहां पे हम ओपीएस जो है लागू करेंगे। मेरे से मत निकलो, मेरे साथ नहीं खेलो, प्लीज। हाँ, मैं आ रहा हूँ, बिहार से आ रहा हूँ। ना, झारखंड में फिर किसकी सरकार है? सुनिए तो। नहीं, हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं मैं लागू करवा रहा हूँ। वहां पे देखिए गठबंधन का धर्म होता है। बड़ी गजब कहानी है, गठबंधन का धर्म होता है, मतलब बिहार में, झारखंड में अलग गठबंधन है, बिहार में अलग है। गजब। हाँ, रत्नाकर जी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कही उपाध्याय जी ने। जहां आप लोगों की जरूरत है, जहां वोट दिखता है, वहीं आप कहते हो ओपीएस, फिर सुर बदल जाते हैं। तभी बिल्कुल सही कहा था मनमोहन सिंह जी ने, आप लोग उनसे बड़े आश्वासी नहीं हो सकते कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय जी आपका भी, संजय जी आपका भी, संजीव जी आपका भी, और रत्नाकर जी आपका भी। तो सुरक्षा कवच बनेगा 2024 का कवच, पुरानी पेंशन नई टेंशन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।